हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट एजुकेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए आपके लिए 14th नंबर वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक रेशियोज। स्टॉक मार्केट में अगर हम हैं तो हमें उन रेशियोज को कम से कम उन रेशियोज को हमें जरूर समझना आना चाहिए। और कभी कभी होता है कि कुछ टिप्स आ जाती हैं, फ्रेंड्स कहते हैं, कुछ कहते हैं, किसी ने कहा कि अरे ये स्टॉक बहुत बढ़ने वाला है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये आने वाले टाइम में डबल हो रहा है, 20% मिल रहा है, अरे इसमें पैसा लगा दो। लेकिन हमारा हार्ड अर्न मनी होता है, हमें कम से कम कुछ रेशियोज तो खुद को देखने आने चाहिए और देखना भी चाहिए उन उन स्टॉक में कुछ पैसा लगाने से पहले। अदरवाइज हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को दो पार्ट में करेंगे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पार्ट वन, जो है बहुत बेसिक रेशियोज, जो इंपॉर्टेंट रेशियोज है लेकिन बहुत बेसिक रेशियोज हैं। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीक में हम आपके लिए करेंगे एडवांस रेशियोज। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर कि हमें कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। अगर हम किसी का एग्जांपल लेते हैं वीडियो के बीच में, तो ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए ही है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हम लास्ट में जो वीडियो में हम लोग कुछ इसमें कुछ एजुकेशन प्रैक्टिकल देखेंगे, लेकिन वो जस्ट एज एन एग्जांपल है, नथिंग लाइक इन फाइनेंशियल एडवाइस। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोस किए थे और वो काफ़ी पसंद आए हैं लोगों को। और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वीडियो को जरूर देखना। आपको मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में या प्ले बटन में जरूर दूंगा, जिसमें हमने दो पार्ट में, पार्ट वन में और पार्ट टू में, हमने टेक्नोलॉजीज टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्टॉक मार्केट हमने डिस्कस किया था कि कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं स्टॉक मार्केट में। और हमने फिर उसमें एडवांस भी बनाया था, जैसे कि जो हम बहुत कम लेकिन कुछ टर्म्स है जो हम देखने को सुनने को मिलते हैं, जैसे अल्फा क्या है, बीटा, विक्स क्या होता है, बोनस, स्टॉक स्प्लिट वगैरह क्या होता है। तो बेसिक और एडवांस करते हुए हमने दो वीडियोस में इसको कवर किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके जरूर वीडियोस को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे कि आप कोई भी वीडियोस मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज जो समझने वाले हैं, वो है अर्निंग्स पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। बहुत बेसिक से है। प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो, पैग रेशियो उसे बोलते हैं, पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। फिर हम बात करेंगे आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हम बात करेंगे डेब्ट टू इक्विटी और डिविडेंड एंड डिविडेंड यील्ड के बारे में। तो इस बार ये बहुत बेसिक्स है, बहुत बेसिक्स हम शुरू कर रहे हैं। और हम थोड़ा जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ एग्जांपल्स ही बताएंगे जिसमें कि आप थोड़ा इसको समझ सकें। और नेक्स्ट वीक का वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हम पार्ट टू लेके आएंगे, जिसमें हम एडवांस रेशियोज की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है? ईपीएस। हम बार बार बात करते हैं कि इसका, इस कंपनी का ईपीएस इतना है, ईपीएस इतना है। अर्निंग्स पर शेयर होता है, होता क्या है? तो अर्निंग्स क्या होती है फ्रेंड्स? तो होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, जितना भी कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं उसके आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर से, उसके शेयर्स कितने हैं, कितने इशू किए उसने, उससे हम अगर हम बात डिवाइड करते हैं तो हमें निकल के आता है आउट ईपीएस। तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स, कई बार हमें एक कंफ्यूजन होता है कि होता क्या है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स। जितने भी शेयर्स हैं वो उनको कहलाते हैं, लेकिन इट डज नॉट इंक्लूड द शेयर्स रीपर्चेस्ड बाय द कंपनी। अगर कंपनी बाय बैक करती है और फिर उसके शेयर रख लेती है वापस अपने पास, तो उनको हम नहीं गिनते हैं। तो वो बाकी शेयर्स लेकिन जितने होते हैं वो आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहलाते हैं। ईपीएस बेसिकली टेल्स द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मेक मनी ऑन ई शेयर। ईपीएस, जैसे कि बात भी, नाम भी ऐसा है, अर्निंग्स पर शेयर, हर शेयर पे कितना पैसा कमाएगी कंपनी। तो ईपीएस जो बेसिकली है वो बताती क्या है हमें कि वो कंपनी हर शेयर पे कितना पैसा हमें कमा के देने वाली है। और सीधी सी बात है कि हायर द ईपीएस बेटर इट इज। अगर ज्यादा अर्निंग्स पर शेयर है तो उसका मतलब हमारे लिए वो अच्छा है। ईपीएस शुड नॉट बी सीन एज एब्सोल्यूट टर्म्स। लेकिन हम ईपीएस को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए कि ईपीएस का इतना है, ऐसा है। लेकिन ईपीएस बेसिकली क्या है कि ईपीएस को हम देखना चाहिए परसेंटेज में। ईपीएस परसेंटेज मतलब है कि ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना किया उस स्टॉक ने, और उसका डिवाइड बाय हम करना चाहिए शेयर प्राइस से, जिससे पता लगे कि अर्निंग्स पर शेयर कितना है उसमें एक्चुअल में इन परसेंटेज टर्म्स। मैं का एग्जांपल देता हूं कि एक, मान लो एक 100 रुपए का शेयर है और वो 10 रुपए उसका अर्निंग्स आती है, तो उसका आ गया अर्निंग पर शेयर 10 रुपए। एक 1000 रुपए का शेयर है, उसकी भी अर्निंग से 10 रुपए आती है, तो उसका आ गया 10 रुपए। तो दोनों का अगर हम देखेंगे, ईपीएस दोनों का 10 रुपीज है, लेकिन क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। क्योंकि इसलिए हमें देखना चाहिए अर्निंग्स पर शेयर का परसेंटेज, की अगर फर्स्ट शेयर है और 10 रुपए कमाता है, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आ गया 10%। लेकिन अगर वो 10 रुपीज है और डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आता है 1, उसका आएगा फिर उसका 1% से भी कम। तो उसमें हम कहेंगे कि ये जो है दैट इज 1% आएगा। तो इसका मतलब तब हमें समझ में आएगा कि अर्निंग्स पर शेयर किस शेयर का ज्यादा है। तो आई होप फ्रेंड्स हमने कुछ इसमें थोड़ा समझ पाए होंगे। तो आगे चलते हैं। वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं कई बार और शिकायत आती है कि बहुत लंबे वीडियोस आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ आपको पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, तो प्लीज उसको जरूर रिवाइंड करके पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। इसलिए हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट है हमारे लिए प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो फ्रेंड्स क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा ही इसका ये टर्म है जो सबसे पहले ही सब लोग आते हैं देखते हैं कहते हैं पी कितना है, पी कितना है। तो पी बेसिकली एक वैल्यूएशन है, रेशियो है, और ये होता क्या है, ये खुद अपने आप में एक रिजल्ट है, ये कोई किसी का कोई इनपुट नहीं है, ये रिजल्ट है अपने आप में। तो वो क्या होता है कि मार्केट शेयर कि कितना प्राइस चल रहा है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे अर्निंग पर शेयर से तो वो कहलाएगा हमारा ईपीएस, सॉरी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो है वो बेसिकली क्या है, इस तो वो है एक आउटकम है कि वैल्यूएशन रेशियो है, वो आउटकम है, और जनरली लोअर द पी बेटर इट इज। यस, अगर हम पी प्राइस टू अर्निंग्स कम हमें मिल जाता है और अच्छी अर्निंग्स का शेयर मिलता है तो वो अच्छा कहलाता है। और इस दो प्रकार से हम इसको 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 मेजर कर सकते हैं। एक होता है ट्रेलिंग पी, जिसमें होता है कि हमने पिछला कितना कमाया, अर्निंग्स कितनी करी, तो उसमें पिछला वो पी रेशियो निकल के आता है। और फॉरवर्ड पी में हमें आगे का पता लगता है कि अगर कोई कंपनी आगे कितना कमाने वाली है तो उसको अगर हम उसकी अर्निंग्स को देखते हुए, जो कि एजम्पशन होता है, उसके बेस पे उसको डिवाइड करते हैं मार्केट शेयर को, तो हमें निकल के आता है कि फ्यूचर पी ये कितना देने वाली है। और पी शुड नॉट बी चेक्ड एज एब्सोल्यूट बट रिलेटेड टू इट्स पीयर कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्टर टू सेक्टर क्या होता है, पी रेशियो बहुत चेंज होते हैं। कुछ कंपनी आपको दिखेंगे कि अंडर 10 में, अंडर 5 में, और हमें लगेगा बहुत अच्छा पी है, और कुछ लगेगा कि यार उसको 50 का पर प्राइस टू अर्निंग मिला हुआ है, लेकिन वो कंपनी हो सकता है वो 50 का अर्निंग्स लेके भी इतनी महंगी ना हो जितना कि वो 5 का पी लेके वो महंगी हो, क्योंकि हमें उसके उसके सेक्टर्स में देखना चाहिए कि उस सेक्टर्स में जो दूसरी कंपनियां वो उसको पी कितना मिल रहा है। और पी का अगर एक मीनिंग और समझने की कोशिश करें तो प्राइस टू अर्निंग्स बेसिकली क्या है, इट्स द प्राइस अर्निंग्स ऑफ 10 इंडिकेट्स दैट शेयर प्राइस ऑफ ए कंपनी इज वैल्यू 10 टाइम्स द अर्निंग्स इट मेक्स फ्रॉम बिजनेस। अगर किसी का प्राइस टू अर्निंग्स 10 है, इसका मतलब यह माना जाएगा कि वो उस कंपनी की जो वैल्यू है इस टाइम, जो शेयर प्राइस है उसकी वैल्यू 10 टाइम्स है उसके अर्निंग्स है। ये जस्ट एक एग्जांपल रखने के लिए हमने आपको बताया कि प्राइस टू अर्निंग्स का इंप्लीकेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हमने दो रेशियोज कवर किए और हम चल रहे हैं अब थर्ड रेशियो पे, उसका नाम है प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो। ये उसको हम बोलते हैं पैग रेशियो। तो बेसिकली पैग, ये पैग वो वाला पैग नहीं है, दिस पैग इज बेसिकली फॉर द स्टॉक मार्केट, सॉरी। तो पैग रेशियो बेसिकली क्या है, शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अगर हम उसमें अगर हमने उसको निकाला पीई, फर्स्ट में हो गया ये पीई, शेयर प्राइस पर अर्निंग पर शेयर, ये हमारे लिए हो गया प्राइस टू अर्निंग्स। देन डिवाइड हम करते हैं उसको ईपीएस ग्रोथ, कितना ईपीएस उसको मिलने वाला है, उससे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो फ्रेंड्स वो बन जाता है पैग रेशियो। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बताता है बेसिकली कि, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फ्यूचर ग्रोथ को कंसिडर किया जाता है कि कितना ग्रोथ इसमें आने वाली है, उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें पैग रेशियो मिलता है। तब हम समझ आता है कि ये एक्चुअल में कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से, सब वैल्यूएशन के स्टॉक चल रहे हैं, वैल्यूएशन रेशियोज चल रहे हैं, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस पीईजी रेशियो, तो ये सब क्या है, वैल्यूएशन रेशियोज हैं। तो इसमें इसमें क्या था, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो मे वेरी फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर बेस्ड ऑन द इनपुट कंसिडर्ड बाय वन कंसिडर्ड। फॉर एग्जांपल हमने ईपीएस ग्रोथ देखी, ईपीएस ग्रोथ कोई कोई इसमें ये कहना चाहते हैं हम कि हर अलग अलग डेटा आप देखेंगे तो हो सकता है एक कंपनी का पीईजी रेशियो आपको अलग अलग मिले, क्योंकि जो ग्रोथ है कुछ लोग उसको 1 साल की ग्रोथ देखते हैं, कुछ लोग 2 साल की, कुछ लोग 3 साल की ग्रोथ देखते हैं, तो उसके हिसाब से पीईजी रेशियो चेंज हो सकता है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अलग अलग सोर्सेस का आप देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा वो इसमें डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रेशियो है क्योंकि ये ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ को कंसिडर करके इसमें से डिवाइड किया जाता है। तो इसलिए इसका जो इम्प्लीकेशन है, जो इंपॉर्टेंस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पीईजी रेशियो जो है वो कम होना चाहिए। लोअर द पीईजी बेटर इट इज, कम होना चाहिए जितना हो सके। स्टॉक कैन बी रिटर्न्ड एज अंडर वैल्यूड इफ पीईजी वैल्यू इज लेस देन 1। अगर पीईजी वैल्यू लेस देन 1 आती है, इसका मतलब क्या है, 1 से कम आने के लिए क्या होना पड़ेगा, ईपीएस ग्रोथ को ज्यादा होना पड़ेगा प्राइस टू अर्निंग से। तो इसका मतलब ईपीएस ग्रोथ अगर ज्यादा है और प्राइस टू अर्निंग्स कम मिला हुआ है तो इसका मतलब वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ऐसा हम इसको मान सकते हैं। तो नाउ वी हैव कवर्ड द थर्ड वन एंड नाउ वी आर मूविंग टू फोर्थ वन। दिस इज अगेन द वैल्यूएशन रेशियो, और ये भी वैल्यूएशन रेशियो के ही चेक करना है, किसी कंपनी का वैल्यूएशन हमें चेक करना है तो उसको भी, उसके लिए भी एक वन ऑफ द रेशियो है, वो है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। तो बेसिकली फ्रेंड्स, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होता क्या, अगर मैथमेटिकली समझते हैं तो ये है शेयर प्राइस, उस कंपनी का मार्केट शेयर प्राइस क्या चल रहा है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है, और बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर बेसिकली होता क्या है, बुक वैल्यू मतलब आज की डेट में अगर कंपनी को कहते हैं कि कंपनी को शट होना है, बंद होना है, तो उसमें उसको उसकी बुक्स में कितनी वैल्यू है। बेसिकली बुक्स में वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जितने एसेट्स हैं उसमें से उसकी लायबिलिटीज को उसको माइनस कर देंगे तो वो बुक वैल्यू हो जाएगी, और डिवाइड करेंगे पर शेयर से, शेयर्स नंबर ऑफ शेयर से, तो वो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा पीबी रेशियो कि
तो हम दोबारा देखते हैं, बुक वैल्यू बेसिकली टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज हमने किया, आपके पास कितना कर्जा है उस कंपनी के पास में, उसको उसको घटाया जाएगा, उसके एसेट्स में से जो वैल्यू निकल के आई और उसको अगर डिवाइड करेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से तो वो निकल के आएगा बुक वैल्यू पर शेयर। तो और उसमें उसमें अगर हम डिवाइड करेंगे मार्केट प्राइस जो चल रहा है और डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू पर शेयर से तो फिर हमें निकल के आएगा पीबी रेशियो। और अगेन वही बात है, जितना कम हो उतना अच्छा है। अगर शेयर प्राइस बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि एक शेयर प्राइस बेसिकली क्या होता है, उसमें बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस जुड़े होते हैं, इसके कारण क्या है मार्केट में जो है प्राइस उसका बढ़ जाता है। जनरली मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर इज हायर देन द बुक वैल्यू ऑफ शेयर बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएटेड एक्सपेक्टेशंस। क्या एक्सपेक्टेशन हो रहा है कि अभी एक्सपेक्टेशन चल रहा है कि ईवी में बहुत बूम चल रहा है, या अभी चल रहा है कि पावर सेक्टर में होने वाला है, तो सबको क्या होता है कि सब लोग क्या होता है कि इसको इसको लेना चाहिए, पीएसयू स्टॉक्स में लेना चाहिए। अडानी के जो कुछ शेयर थे उसको सबका था कि सभी लोग उसको ले रहे थे, तो उससे क्या होता था कि उस मार्केट शेयर उस प्राइस का उस शेयर का बढ़ रहा था मार्केट प्राइस। तो वो अपने प्राइस टू बुक वैल्यू से बहुत आगे जा रहा था। तो इसलिए ही हम लोग पीबी रेशियो को देखते हैं कि पीबी रेशियो को बुक वैल्यू के कंपैरिजन में शेयर प्राइस कितना बढ़ चुका है। तो अगेन लोअर द पीबी रेशियो बेटर इट इज। वैल्यू इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो सर्च करते हैं ऐसी कंपनीज जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू लोअर देन 1 दिखे, मतलब कि बुक वैल्यू ज्यादा हो और शेयर प्राइस कम हो, तो उनको लगता है कि ये अंडर वैल्यूड है। ये एक वन ऑफ द टर्मिनोलॉजी है वो लोग जो यूज करते हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने इसको प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी देखा। आप इसको प्लीज, अगर ये फास्ट लग रहा है आपको थोड़ा मोड, तो आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं और जिससे आपको थोड़ा और समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट रेशियो की तरफ चल रहे हैं, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। बहुत ज्यादा आरओई, आरओसी, आरओई की बात की जाती है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसको भी हमें समझना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली है एनुअल नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। कि एनुअल नेट इनकम की कंपनी को जो इनकम हो रही है, उसके एक्सपेंसेस टैक्सेस सबको उसको वो करते वक्त कंसिडर करते वक्त, तो वो कंपनी को जो एक पीरियड ऑफ टाइम पूरे साल में जो इनकम हो रही है उसको हम बोलेंगे एनुअल नेट इनकम। और शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या है? इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग इक्विटी एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एसेट माइनस लायबिलिटी। जो कि एक बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में जो इक्विटी थी, टोटल इक्विटी की जो वैल्यू थी, उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें निकल के आएगा रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब उस पूरी इक्विटी पे कितना रिटर्न हम उस कंपनी ने बनाया, तो उसको हम कहेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी। हायर द आरओई बेटर इट इज। ज्यादा आरओई की वैल्यू, आरओई की हमेशा होता है कि आरओई थोड़ा हमें ज्यादा देखना चाहिए कि आरओई हमें इस कंपनी का कैसा अर्निंग कर रही है और कैसा उसका वो पर इक्विटी कितना अर्निंग लेके आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे आरओई। इट शुड ऑलवेज बी कंपेयर्ड विद सेक्टर कंपनीज। ये जरूर हमें करना चाहिए कि अकेला देख के नहीं वो बात करनी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ सेक्टर्स में आरओई आता ही नहीं है, कुछ सेक्टर्स में आरओई बहुत अच्छा होता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आरओई की भी एक अपने आप में लिमिटेशंस है कि इसमें क्या होता है, जो कंपनी में बहुत ज्यादा कर्जा होता है, हाई डेट होता है और हाई डिविडेंड होता है, तो उस कारण से आरओई की वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए कई बार कंपनीज क्या होती हैं, ज्यादा कर्जा ले लेती हैं एक साइड से, डिविडेंड भी बांट देती हैं और आरओई फिर क्या होता है, ज्यादा दिखता है। तो आरओई हमेशा देखो, ये एक अलग फैक्टर है। मैं आपको भी बेसिक्स की बात कर रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या फंजिबिलिटी हो सकती है। लेकिन बेसिकली हमें ये समझना है मोटा मोटा तौर पे कि आरओई ज्यादा हो अच्छा है, लेकिन कभी कभी ये भी देख लेना चाहिए कि आरओई ज्यादा क्यों है। तो अगर उस कंपनी पे बहुत ज्यादा कर्जा है तो आरओई बहुत ज्यादा हो जाता है, और अगर वो डिविडेंड भी बहुत ज्यादा बांटती है तो फिर भी आरओई की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आगे चलते हैं और एक रेशियो और पढ़ते हैं इससे पहले, क्योंकि हमने वैसे डिटेल में वीडियो बनाया है, मैं उसके बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको एक रेशियो और कवर करता हूं, वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज आरओसीई। आरओसीई थोड़ा सा आरओई से थोड़ा डिफरेंट है। आरओई में जो है नेट इनकम की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एबिटा की बात हो रही है, ईबीआईटी। ईबी बेसिकली क्या है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। बेसिकली क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। EBIT shows that how much a company earns without considering interest on debt and taxes। अगर आप कंसिडर नहीं कर रहे हो कि आपने कितना कर्जा लिया, आपको कितना टैक्स देना है, बस आप एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हो, तो फिर उसको अगर डिवाइड करोगे कि आपने कितनी कैपिटल लगाई, तो फिर आपको निकल के आएगा आरओसी रेशियो। बेसिकली कि आपने कितनी कैपिटल लगाई और वो कंपनी कितना उस पर जनरेट कर रही है। अगर उसमें से इंटरेस्ट ऑन डेट और टैक्सेस वगैरह सब हटा दिए जाते हैं, तो फिर ये आता है ईबिट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो ये एक निकल के आएगा आरओसी रेशियो। आरओसी रेशियो भी अगेन आरओई की तरह ही है कि हायर इट इज बेटर इट इज। तो ज्यादा आरओसी ज्यादा बेटर है, लेकिन अगेन उसको भी उसकी ही सेक्टर कंपनी से हमें कंपेयर करना चाहिए, ना कि एकदम से इसको सेपरेटली देखना चाहिए। तो ये भी अपने आप में एक पॉइंट है। बाकी मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमने ऑलरेडी स्टॉक मार्केट की, आप देखेंगे सीरीज, प्रीवियस सीरीज में नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 में ऑलरेडी इनको बहुत डिटेल में, सिंगल सिंगल वीडियो को बहुत डिटेल में इनको हमने
डिस्कस किया हुआ है वो आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जब जाएंगे चैनल पे, और उनमें आप समझ सकते हैं और डिटेल में कि आरओई को बढ़ाने के लिए कंपनी क्या क्या करती हैं और उसको कैसे पकड़ना चाहिए और कैसे हम उसको पकड़ सकते हैं कि कोई कंपनी अगर कुछ कुछ अपने बैलेंस शीट में कुछ फंजिंग कर रही है तो हमें समझ में आ सकता है कि तो वो हमने इसमें कंसिडर किया है। लेकिन आज के वीडियो का जो पर्पस था वो बेसिकली था कि ये सब बेसिक रेशियो समझ में आने चाहिए कि होता क्या है, क्या क्या रेशियोज हैं जिसको हमें देखना चाहिए। मिनिमम वो रेशियोज तो हम देखें, कभी कोई कोई किसी की भी कोई टिप आ रही है, कुछ आ रहा है कि भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो, इसमें लगा दो उसमें लगा दो, लेकिन कम से कम हमें अपना दिमाग जरूर लगाना चाहिए क्योंकि पैसा बहुत कीमती होता है। हम सब लोगों के पास जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर होते हैं बहुत ज्यादा मनी नहीं होती है, बहुत हार्ड अर्न मनी होती है। इसलिए मेरा बस पॉइंट था, आज का उद्देश्य तो था। अब हम आगे चल रहे हैं और नेक्स्ट रेशियोज देख रहे हैं। वो आप नेक्स्ट आ रहा है डेट टू इक्विटी, मतलब कितना कर्जा लिया हुआ है अगेंस्ट द शेयर होल्डर सिक्योरिटी, कितना पैसा लगाया हुआ है उसके अगेंस्ट में कितना कर्जा लगा हुआ है। तो बेसिकली डेट टू इक्विटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल शेयर होल्डर सिक्योरिटी। इट इज अ मेजर ऑफ द डिग्री टू विच ए कंपनी इज फाइनेंसिंग इट्स ऑपरेशन विद डेट रादर देन रिलाइंग ऑन इट्स ओन इक्विटी। बेसिकली क्या है कि ये एक मेजरमेंट है कि एक कंपनी कितना कर्जा ले रही है अपनी अपने ऑपरेशंस एक्टिविटी को करने के लिए, रादर देन वो उसमें वो ज्यादा इक्विटी को उठाए। तो कई बार क्या होता है कंपनियां डेट इक्विटी को ज्यादा नहीं लेती हैं और वो कर्जा लेती हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं कर्जा चुका सकता हूं तो मुझे कर्जा लेना चाहिए, और वो सही भी है। इसलिए हमने लिखा है कि इसमें ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट लाइक हायर द डेट टू इक्विटी बेटर इट इज और लोअर द डेट टू इक्विटी बेटर इट इज। ना तो ये बहुत ज्यादा हायर हो तो अच्छा है, ना ये बहुत ज्यादा लोअर है तो अच्छा है। इसलिए हमने इस पे कहा कि, और वो कैसे कह सकते हैं कि हायर डेट टू इक्विटी रेशियो होता है तो ये कहलाता है रिस्क ऑफ फेलियर इन पेइंग द डेट। बेसिकली अगर आपने बहुत ज्यादा डेट ले लिया, कर्जा पे कर्जा ले लिया है, आपको उसका इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, बैंक से आप कर्जा उठाएंगे, बैंक आपसे इंटरेस्ट मांगेगा, इंटरेस्ट मांगेंगे तो एक लोड आ जाएगा बैलेंस शीट पे कि आप हर बार हमें इसको पहले हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो वो भी बेसिकली एक रिस्क होता है और इट इज एडिशनल बर्डन इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। बट लोअर डेट टू इक्विटी बेसिकली कहलाता है कि वो दिखाता है कि कंपनी इज नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ डेट फाइनेंसिंग फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। बिजनेस को एक्सपेंड करना है और उसके लिए कंपनी क्या कर रही है कि कर्जा नहीं ले रही, क्योंकि हर बिजनेस का एक पॉइंट होता है कि उसको थोड़ा कर्जा लेना चाहिए बेसिकली, क्योंकि क्या होता है कर्जा जो होता है वो सस्ता होता है शेयर होल्डर सिक्योरिटी से। तो इसलिए ये भी इसको पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन हाँ, अगेन हम ये कहेंगे कि डेट टू इक्विटी 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि लायबिलिटी इतनी नहीं होनी चाहिए कि शेयर होल्डर्स की इक्विटी से ही ऊपर निकल जाए। लेकिन हाँ, बिल्कुल जीरो होता है तो वो भी एक अपने आप में होता है कि फिर उसमें हमें लगता है कि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव कंपनी नहीं होंगी, एग्रेसिव एक्सपेंशन नहीं करेगी, ऐसा इसको देख सकते हैं। बाकी ये अकेला टर्म नहीं है। हम नेक्स्ट चल रहे हैं और हम बात कर रहे हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, वो आता है डिविडेंड एंड डिविडेंड यील्ड के ऊपर। ये बेसिकली उन कंपनियों के लिए अच्छा है जो जो उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो उनको ये देखना चाहिए। तो अकेला डिविडेंड देखने से नहीं पर पॉइंट होता है, बेसिकली डिविडेंड यील्ड देखना चाहिए। और डिविडेंड यील्ड क्या होता है कि जितना डिविडेंड उस कंपनी ने दिया उसको डिवाइड करना चाहिए शेयर प्राइस से और उसका इंटू 100 करके हमें परसेंटेज निकालना चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक जैसे अगेन जैसे मैं स्टार्टिंग में लिया था कि एक कंपनी का शेयर 100 रुपए का है, दूसरी कंपनी का शेयर 1000 रुपए का है, दोनों ने 10 रुपए का डिविडेंड दिया, तो पहली कंपनी का जो डिविडेंड है वो 10% कहलाएगा। लेकिन वही अगर 1000 रुपए वाली कंपनी का जो डिविडेंड का शेयर है उसका डिविडेंड 10 रुपए, वो जस्ट एक 1% कहलाएगा। तो इसलिए हम अगर ये सोचे कि हमें 10 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है और हम खुश हो गए दोनों कंपनी के बारे में बराबर बराबर, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जो डिविडेंड है वो पहली कंपनी ने ज्यादा दिया है अगर इन कंपेरिजन टू सेकंड कंपनी। तो अगर जिसको भी डिविडेंड का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है, वैसे हमने इस पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और बताया है कौन कौन से डिविडेंड के अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। बाकी हम आपको कहेंगे कि डिविडेंड इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो बनाते हैं उन लोगों को डिविडेंड यील्ड से जरूर मतलब रखना चाहिए कि उसको हम कितना पैसा लगा रहे हैं और हमें उससे उससे कितने शेयर मिले और उसके बाद वो कंपनी कितना डिविडेंड देती है। तो वो बेसिकली डिविडेंड यील्ड कहलाता है। अकेला अकेला अपने आप में डिविडेंड अमाउंट को मेजर करना वो ठीक नहीं। कई कई कंपनियां 50 रुपए 100 रुपए तक का भी डिविडेंड देती है, लेकिन जब मालूम चलता है कि कंपनी का शेयर प्राइस कितना है तो पता लगता है कि वो शेयर प्राइस 10,000 रुपए का है। तो 10,000 रुपए में अगर आपको 100 रुपए मिले तो वो कितना बड़ा नहीं है, अगर वही चीज आपको 100 रुपए में के शेयर में 10 रुपए मिल जाते हैं तो वो बहुत बड़ा है। तो इसी के प्रकार से हमें डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड को देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो है आपके साथ में इन रेशियोज को कवर किया, आप देख सकते हैं। और आपने अगर कुछ को किसी रेशियो पे आपको लगता है, वैसे हम आपको बताते हैं इन्हीं कुछ रेशियोज में हमने ऑलरेडी जैसे डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में वीडियो बनाया, तो आप उनको जाके भी देख सकते हैं। बाकी आप इनको भी दोबारा और अपनी खुद की स्टडी भी कर सकते हैं।
फ्रेंड्स मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी तक जो नए आए हैं और जिन्होंने अभी तक पहली बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो हम ऐसे ही हमने काफ़ी टॉपिक्स पे हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि आईपीओज हैं, एसएमई प्लेटफॉर्म के कुछ स्मॉल कैप्स हैं, माइक्रो कैप्स हैं, और स्टॉक एजुकेशन के है जिसपे हमने आज का वीडियो भी कर रहे हैं, उसमें एजुकेशन सीरीज के ऊपर भी है, आज 14th वीडियो है। और ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस है जिसमें कि हमने स्मॉल कैप और मिड कैप्स पे हमने कुछ कंपनीज को लाके फंडामेंटली डिस्कस किया है। तो आप भी जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। टोटल अब तक हम 55 वीडियोस इसमें पोस्ट कर चुके हैं। दिस इज 56 वीडियो। तो फ्रेंड्स अगले वीक में हम आपसे जब मिलेंगे तो हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ कुछ थोड़े से एक लेवल ऊपर रेशियो है, लेकिन वो भी अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। करंट रेशियोज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, सीएफएम, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्विक रेशियो, आईवीवाई एबिटा, मार्केट कैप टू सेल्स। ये कुछ और रेशियो है जो हमें थोड़ा सा और डिटेल में अगर फंडामेंटल डिस्कस करना है, कोई लॉन्ग टर्म अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो जरूर इन चीजों को देखना चाहिए और हमें खुद से इनको आना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं अगेन ये कहूंगा कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, कि केवल टिप पे ना जाएं, केवल ऐसा किसी ने कहा और मैंने लगा दिया फिर बाद में हम उसको रिपेंट करें कि नहीं अरे उसने कहा था लेकिन हुआ नहीं। तो ऐसा नहीं हो, हमारा खुद का कन्विक्शन होना चाहिए। और कन्विक्शन कैसे आएगा? अगर हमारे पास कुछ स्टडी है, कुछ उसमें उसके बेस पे हमने कुछ स्टडी की हुई है, तो हमारा कन्विक्शन भी स्ट्रांग होता है और छोटे मोटे करेक्शन आते हैं तो हमारा कन्विक्शन भी उसमें फिर नहीं शेक होता है। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्लीज चैनल को इसको वीडियो को लाइक किए बिना आप जरूर नहीं जाइएगा, और इसको वीडियो को सब्सक्राइब किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमें जो है फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक